the world is closed for innovation and grand opening soon. Good afternoon, dear friends. आज मैं आपके सामने आपकी नीमा SDPGI MS लखनऊ से। जो महकता है वह पूरी जिंदगी खुश रहता है और जो जलता है जल्दी ही खत्म हो जाता है। कोविड-19 ने सिद्ध कर दिया कि पूरे संसार में आज नर्सेस किस तरह से इस महामारी से लड़ रही हैं। हम नर्सेस उनमें से ही एक हैं। आप सबको आज के दिन की पहले बधाई देना चाहती हूँ कि आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आज इस धरती पे 200 साल हो गए। उन्होंने उस समय काम किया जबकि कहीं पर भी इतनी हेल्थ फैसिलिटीज की सुविधाएं नहीं थी, पर आज हमारी नर्सेस भी कहीं पर वैसे ही काम कर रही हैं। इस कड़ी में जुड़ने के लिए जो आज मेरे साथ हैं वह है मिस रचना मिश्रा। रचना मिश्रा भी हमारे संग SDPGI में ही पिछले 20 सालों से काम कर रही हैं। शी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो रचना के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, चीजें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, लम्हे खूबसूरत होते हैं और खूबसूरत होते हैं कुछ लोग। जब PGI में कोविड शुरू हुआ 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैंने सोचा कि चलो मैं एज इंचार्ज काम करूं। उस दिन से लेके आज तक जब 30,000 केस से आज इतने केसेस बढ़ रहे हैं, अपने साथ मैंने रचना को भी उतनी शिद्दत से काम करते हुए देखा। और जब भी रात के 2 बजे भी रिस्पांस करना होता है, क्योंकि जो ये प्रोटोकॉल्स इसमें होते हैं उसको बनाने के लिए जो मैनेजिंग कैपेबिलिटी होती है, मैं जानती हूँ कि आज हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, पर रियली रचना ने उसमें एक चमत्कार जैसा करके दिखाया है। तो रचना, मैं सिर्फ ये बात जानना चाहती हूँ, हर जगह कोई कहता है कोरोना, कोई कहता है कोविड-19, आखिर कोविड-19 है क्या? थैंक यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को नर्सेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा मौका है जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नर्सेस की और कोरोना की, और वो भी नर्सेस डे वाले दिन। इज अ चांस। अभी आम तौर पे सब जगह बस कोरोना 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 ही हो रहा है। एक वैश्विक महामारी के रूप में ये हमारे सामने आया है। तो कोरोना, एक्चुअली कोरोना तो बहुत पुराना है। हम लोगों ने 12th में बुक में पढ़ा था वो कोरोना था। उस समय वो कोरोना एनिमल्स में होता था। और अभी जो वुहान सिटी में चाइना के नवंबर 19 में जो नया वायरस देखा, उसको कि कोविड-19 हम लोगों ने, उसकी जो पावर है वो बिल्कुल एक नए रूप में आके देखा, जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है और उसका इफेक्ट जो है वो ह्यूमन के स्पेशली रेस्पिरेटरी लंग्स पे इसका इफेक्ट डालता है। तो उसको कोविड-19 सिर्फ इसलिए हम लोग नोवेल कोविड-19 कोरोना से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, बिल्कुल है ना। और 19 में चूंकि 17 नवंबर 19 में ये मिला, इसलिए इसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं। इसका जो नेचर है एक्चुअली आउटर फैटी लेयर होता है, इसलिए स्प्रेड बहुत करता है और स्पेशली ये इफेक्ट डालता है लंग्स पे, रेस्पिरेटरी। वैसे तो हम लोगों ने बहुत पहले बहुत चीजों से लड़े हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू, जैसे कि सार्स, जैसे चिकनगुनिया, जैसे मर्स, लेकिन ये बिल्कुल अलग टाइप का आ गया है। तो इसका जो स्प्रेड है, इसके कई सेल्स होते हैं, उसकी कोई स्टडी अभी तक भी प्रूवन है। हर रोज हम लोग नवंबर दिसंबर 19 जब चाइना में आया था, आज हम लोग क्या इंडिया में इतने केसेस हैं, लेकिन हर डे इसकी जो है चेंजेस हो रहे हैं। पर रचना, मुझे एक बात तुम ये बताओ कि जैसे हम कह रहे हैं कोविड-19 कोरोना है, तो क्या घर में भी हम इसको कुछ हमें एहतियात बरतनी चाहिए या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल। हमारा इसका जो कोरोना में डेथ वगैरह तो बहुत कम होती हैं, इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो हमारा मेन तो इसको एहतियात और बचाव।
इलाज ऐसा अभी कुछ नहीं आया है। इलाज सब सिम्टोमेटिक कर रहे हैं, या कोई मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई टेमीफ्लू खिला रहा है, सब कुछ हमारा, क्योंकि स्टडीज इतनी ज्यादा हो रही है इस पे, बट है नया तो स्टडी तो होंगी, बट प्रूवन ऐसा कुछ नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसका मेन हमारे पास बचाव है, इसीलिए हम लोगों ने इस कोरोना के बाद जब अपने मतलब SCBJ में, अभी SCBJ में ही जॉब करती हूँ, जब हम लोगों ने 2 मार्च को आप दोनों ने कोविड-19 का यूनिट शुरू करने बैठे थे, उस समय इंडिया में केवल 30 पेशेंट थे, और आज जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने बैठे 70,000 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग यूरोपियन कंट्री के देखें तो उससे हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल में हैं, बिल्कुल, है ना। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों ने इसका प्रिवेंशन कर लिया। प्रिवेंशन क्या, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, और नए नाम सुने आपने कि लॉकडाउन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, कवर योर कफ, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, तो इन सब से हम बचाव कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि हम लोग घर में रहें, स्टे होम स्टे सेफ। अगर हम घर में रहेंगे तो अब ये कोरोना इसका जो वायरस का है, ये 450 लोगों को ऐसा हो सकता है कि अगर हम करते हैं तो 450 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। जब हम घर में रहेंगे तो हम किसी से संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए हम उससे बच रहे हैं। यही है इसका रीजन मेन। दूसरा क्या है कि इसके जो स्प्रेड के जो वो है ड्रॉपलेट से होता है, जो जैसे कि हमारा छींक से या हमारे मुंह से जो सलाइवा निकला या वो उसके टच से, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर की डिस्टेंस। अभी हम लोग और सेफ हो गए कि 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन रखें। बिल्कुल। तो क्या है कि वो ड्रॉपलेट जो आएगा वो फर्क नहीं पड़ेगा, और डेली इसकी प्रोटोकॉल में देख लीजिए। दूसरा क्या है कि हम लोग कहते हैं ना कवर योर फेस, तो कवर फेस करने हमारा जब ये मास्क इतना फेस कवर रहेगा। तीसरा इसकी जो हाई टच है, हम लोग इंडियंस की क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की हैबिट होती है, नाक को छूना, मुंह को छूना, आंखों को छूना, एक बहुत डेली मतलब के इसमें है। तो इन सब चीजों को बचने के लिए अगर हम मास्क लगाएंगे तो उससे हम कवर अप कर लेंगे उस चीजों को। जब मास्क लगा रहेगा ड्रॉपलेट नहीं रहेगा, उससे जब ड्रॉपलेट नहीं आएगा तो डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे हमारे हाथों पे, क्योंकि ये एरोसॉल भी होता है, ये कांटेक्ट से भी आता है और ड्रॉपलेट से भी होता है। तो इसका सबसे है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, अपना मुंह अपना नाक कवर रखो। लेकिन कवर करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत हमें N95, जैसे एकदम से जब ये नया आया था तो मार्केट से N95 लोगों ने मतलब इसमें भी लोगों का ये हो गया कि एक्चुअली सब हमारा जो ये सोशल मीडिया है ना, इनकी लोगों की जो न्यूज बहुत लोगों में भय पैदा कर दे रहे थे। तो N95 नहीं मिल रहा, ट्रिपल लेयर नहीं मिल रहा, कोई जरूरी नहीं है। हम अपना जो फेस कवर कर सकते हैं एक सिंपल गमछे से, अपने दुपट्टे से, घर में मास्क बना लें। लेकिन उनका सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी करें, अगर मास्क पहने हैं, डिस्पोजेबल मास्क पहने हैं, बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन उस डिस्पोजेबल मास्क को हमें प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। अगर उसको हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो हम प्रिवेंशन के बजाय हम कैरियर और पैदा करेंगे, अगर हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा मैं आजकल देख रही हूँ कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसी टेक्निक हमें बताओ ना कि जैसे हैंड वॉशिंग है, पहले तो हम लोग हैंड वॉश करते हैं और आज भी घर में भी हैंड वॉशिंग भी कैसे हम कर सकते हैं। हैंड वॉश अभी सैनिटाइजर तो कोई उतना नहीं है, सैनिटाइजर हमें तब यूज करना है जब हमें हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी ना हो। ओके, समझ रहे? अब हम हैंड वॉशिंग हम तो बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें हाथों को अपने धोना। कैसे धोना है? एक रुपए का सिक्का होता है, सबके पास है, हम बहुत इजी चीज है, उसको उसमें ना पे लिक्विड सोप लेना है, लिक्विड सोप या पानी के नीचे, फिर इसको अच्छा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ओके, हाँ, ये से क्या हमारा हर छेद इसका जो है क्लीन हो रहा है। उसके बाद स्टेप 5, स्टेप 6 और इसको धो के क्लीन। बस, बट इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको मॉइस्ट नहीं रखना, सूख जाए, सुखा के रखना है। सिंपल हाथ धो रहे, साबुन पानी से हाथ धो सकते, गर्म पानी। हमारी हाथ धोने की सबसे ज्यादा हैबिट होनी चाहिए, कवर योर कफ, हैंड वॉशिंग। और जब हाथ हम ना धो पाए कहीं तब
सैनिटाइजर का यूज करें। सैनिटाइजर इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पब्लिक में और हमारे घरों में तो देखो ना सैनिटाइजर की इतनी कमी थी कि घरों में कहीं घरों में सैनिटाइजर, लोग परेशान ज्यादा हो रहे थे। नहीं, लोगों में भय है, लोगों में भय है। हमें नहीं लगता है कि सैनिटाइजर की जरूरत है। हमें जरूरत है अपने घर में कैसे हम इजी सुविधाओं में, कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कोरोना से बचें। बिल्कुल, बस हमारा जो मेन है, देखिए हम लोग तो प्रोफेशनल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे आधे से ज्यादा लोग तो पॉवर्टी में रहते हैं। कितने हमारे अभी आजकल देख रहे हैं न्यूज पे, वो ट्रेन से कट गए घर जाने के लिए, तो उन लोगों को ज्ञान नहीं है। तो हमें सिंपल लैंग्वेज में, इजी वे में कि कोरोना से डरना नहीं है, बस बचाव करना है। बिल्कुल, ये होना चाहिए। घर में हम लोग जैसे कुछ वो ऐसा नहीं है कि घर में हम डर के रहे, नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी तो लॉकडाउन मिला है, हम लोग घर में आराम से रह सकते हैं, लेकिन हाँ, घर से बाहर ना निकले। क्यों ना बाहर निकले? हमें नहीं पता है कि बाहर में वहां के कौन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड नहीं है। अब जैसे दूध वाला आया, तो अगर हम कुछ भी सामान लेकर के आए हैं, तो वो सब हम लोग आराम से उसको वॉश करके घर में रखें, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेड वगैरह, ऐसा नहीं कि मेड नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो कहाँ काम करती हैं, कैसे हैं, तो इसलिए या तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए अपना, जब हमें टाइम मिला है तो हमें उससे काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब हमें सिम्टम्स देखना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करें ना, खांसी सर्दी जुकाम के लिए अस्पताल में चले आए, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल कोविड है या सर्दी खांसी जुकाम है। बिल्कुल। हमारे डॉक्टर, ऐसा कोई नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब लोग जो है सब ऑनलाइन फैसिलिटी आज समय मिल रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या हमें जो कोई सर्दी जुकाम मान लो हुआ भी, बुखार आ भी गया, तो वो जरूरी नहीं वो कोरोना है। इसके सिम्टम्स जब एग्रीगेट करेंगे, इसका जो टाइम होता है 2 से 14 दिन के बीच में, अगर 2 से 14 दिन के बीच में सिम्टम्स एग्रीगेट कर रहे हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बुखार, पैरासिटामोल मान लो खाया, एंटीबायोटिक खाई, जो अपने डॉक्टर से पूछ के खाई, उसके बाद से अगर उसका सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, तो हमें फिर जो है अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आजकल बहुत फैसिलिटीज हैं, आरोग्य सेतु, उससे अपना सेल्फ असेसमेंट कर लो। आरोग्य सेतु तो बहुत ही बढ़िया एक ऐप है, जिसको कि हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे हमें जो है अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे। उसमें लिख के भी आ जाता है कि आप सेफ नहीं हो, और आप 10 हेल्पलाइन नंबर 10075 पे आप कांटेक्ट। उसके बाद भी अगर हमें लग रहा है कि सिम्टम्स हैं, तो हमें उसको, उस बंदे से दूर नहीं रहना चाहिए। उसकी हेल्प करने के लिए हमें तुरंत जो है, जो हमारा ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है, उससे करेंगे। फिर भी अगर दिक्कत है तो मुझे हेल्पलाइन लेकर के और हमें हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाना है। बिल्कुल। तो अब नीमा दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप तो कोविड की इंचार्ज हैं, तो आपको हेल्थ केयर सेंटर पे कैसे क्या करना है, वो अगर आप बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लोगों को सुनने के लिए, कि कैसे बेचारे परेशान रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे क्या हेल्प करें, प्लीज। थैंक यू रचना, आपने बहुत ही इजी शब्दों में बताया कि कैसे हम देखेंगे कि घर में हम कैसे रहेंगे, और अगर किसी को खांसी सर्दी जुकाम हो गया है तो हम डरेंगे नहीं। तो जैसे आपने अभी कहा है कि मैं बताऊं आपको कि हॉस्पिटल में क्या करेंगे, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जो कोरोना का केयर है वो और चीजों से बिल्कुल अलग है। कैसे? मैंने नए नाम सुने, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्राइएज, तो ये सब शब्द हम लोगों ने पहले सुने ही नहीं थे। तो ट्राइएज में क्या होता है कि जिस अस्पताल में हमें ट्राइएज बनाना है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्राइजिंग होती क्या है। ट्राइएज 1, ट्राइएज 2, ट्राइएज 3। ट्राइएज 1 में एक डॉक्टर और एक PRO बैठते हैं, वहां पर पेशेंट आता है। अगर उसको लगता है कि ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनसे हमें ये थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड करने वाले हैं। बिल्कुल, इसीलिए इनको जो है हमारा जो आइसोलेशन स्क्रीनिंग पॉइंट है वही ट्राइएज होता है। बिल्कुल सही है, स्क्रीनिंग पॉइंट है ट्राइएज। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं ट्राइएज में चले जाओ, देखो आम आदमी को नहीं पता कि ट्राइएज क्या है, हमको भी पहले नहीं पता था जब तक हॉस्पिटल में काम करते थे। तो यही पर क्या है कि जैसे पेशेंट को लाते हैं ट्राइएज 1 में, तो जैसे अभी आपने बताया ना कि स्क्रीनिंग हो गई ट्राइएज 1 में। अगर पेशेंट को देखते हैं कि कोई बीमारी नहीं है तो उससे कहते हैं आप घर में चले जाइए, डॉक्टर और PRO दोनों हैं, पर लगता है कि थोड़ी एक्सपोजर की हिस्ट्री है, कोरोना होने के चांस ज्यादा है,
पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, और वहाँ पर चेक कर लिया जाता है कि पेशेंट को फीवर है। वो जैसे कि वहाँ पे वो T1 T2 के जो वो हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाई थी उसके बिल्कुल उस चेकलिस्ट का चेक कर लेते हैं कि हमारे पेशेंट को है कि नहीं, और ट्रेवल हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। अगर कोई पेशेंट ट्रेवल हिस्ट्री से आता है या उसका किसी के संग मतलब किसी से उसका ऐसे व्यक्ति से मिला जो पॉजिटिव है, तब तो देखो उसके चांसेस ज्यादा है, तब हम उसको ट्रायल स्ट्रीम में भेजते हैं। अच्छा, ट्रायल स्ट्रीम में क्या होता है रचना कि जैसे पेशेंट को हम सीधे नहीं लेते हैं, ट्रायल स्ट्रीम में हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कांच के डोर के बाहर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, SpO2 का प्रोब और थर्मामीटर होता है। जो पेशेंट ऑटोमेटिकली होते हैं वो कि पेशेंट भी लेमैन भी होता है तो वो अपने हिसाब से ले लेता है, या कांच के अंदर से हम उसे गाइड कर लेते हैं कि ले लो। हम लोग उसको जो है बाई इशारों से समझा देते हैं। और एक कम्युनिकेशन सिस्टम था, तुम्हें याद है? जब हम बात करते थे मरीज सुनता था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको समझाते हैं, वो कांच के बाहर उसने समझा। उसके बाद अगर हमें लगता है फीवर ज्यादा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, तब ट्रेज के दरवाजा खुलता है। बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, फिर हम लोग पेशेंट अंदर ले लिया। अब पेशेंट के अंदर आने पे क्या होता है कि जैसे इस पेशेंट की देखो रचना, हर चीज बिल्कुल फर्क है। मैंने भी इस प्रोफेशन में लास्ट 25 ईयर्स से हूँ, तो देखा है कि इसे हम जानते हैं सिंपल वार्ड होता है, एक आइसोलेशन होता है, एक ICU होता है, पर ट्रायल्स के बाद तो अंदर तो एक ही जैसी स्थिति होती है। पेशेंट आ गया, लेकिन पेशेंट को रचना जो भी लेगा वो डॉनिंग करके लेगा। डॉनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कि आपको पूरा एक PP किट पहनना पड़ता है, जिसमें आपके बॉडी का कोई भी पार्ट खुला नहीं होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि आप एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं। वो भी शत्रु बहुत कठिन है, जैसे युद्ध में कुछ हमें उसकी उस शत्रु की बात पता ही नहीं, हमें नहीं पता है। जैसे हम नहीं जानते कि लेस होके पूरा युद्ध के लिए, तो इसमें हमें वैसे ही बिल्कुल वैसे पहनना पड़ता है, तब हमें पेशेंट को रिसीव करना पड़ता है। अब क्या है, पेशेंट को भूख लगेगी, जाहिर सी बात है खाना आएगा, तो किचन का पेंट्री बॉय भी डायरेक्ट आके पेशेंट से नहीं कांटेक्ट करता है। एक एरिया हमने बाहर बनाया होता है, वहीं तक खाना, रिसीविंग एरिया। उस रिसीविंग एरिया पे दवाई, मेडिसिन सब आती है, और उसके बाद हम अंदर लाके पेशेंट को देते हैं। हम लोग जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर बिल्कुल, जो पूरे इस समय विश्व में नर्सेस ने दिखा दिया है कि वही फ्रंट लाइन वर्कर है जो इस समय कोविड में पेशेंट की हर तरह से केयर कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एक पेशेंट का जैसे ना, इन्वेस्टिगेशन के सिंपल तो सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं वैसे जाते हैं। T2 पे भी अगर पेशेंट स्टेबल होता है तो T2 पे टेस्ट उसका हो जाता है। अगर स्टेबल नहीं है, अगर हमें एडमिट करना है तो मुझे अंदर से भेजना पड़ेगा। तो इसमें थ्रोट स्वैब जाता है, थ्रोट कल्चर की रिपोर्ट 5 से 6 घंटे में आती है, तब हमें कंफर्म होता है कि जो पेशेंट है उसको कोविड-19 है कि नहीं। लेकिन हमको ट्रीट तब तक के लिए एज ए पॉजिटिव। लेकिन एक बार ध्यान रखना रचना कि जो भी सैंपल जाएंगे, ब्लड का, स्टूल का या ये वाला, ये पैक होकर डबल जाता है। इसमें जो ट्रिपल लेयर जाता है, और जो थ्रोट स्वैब जाता है उसकी तो हमें टेम्परेचर भी मेंटेन रखना पड़ता है। इसके लिए आज हम लोगों ने आइस बॉक्स अपना और 4 डिग्री पे करके उसका जो ट्रांसपोर्ट चैनल है वो भी बिल्कुल कूल नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो इसमें सैंपल है उसमें जांच की रिपोर्ट गलत आ सकती है। जो वेस्ट डिस्पोजेबल, इसमें क्योंकि हमें मान के चलेंगे कि कोरोना का जो भी पेशेंट ने जो भी सामान यूज किया है उसको हम जैसे कहते हैं ना पूरे विश्व में ब्लैक पॉलिथीन, रेड पॉलिथीन और येलो, ना इसमें ये नहीं है। जैसा बताओ इसमें क्या करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जब PPE पहन लेते हैं तो कुछ विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, और सब कुछ है तो ऐसा लगता है कि CO2 रिटेन होने लगता है माइंड में, तो इसलिए हमें इजी चीज करना चाहिए। तो इसको हम लोगों के इंस्टीट्यूट में जो पॉलिसी बनी है कि सारा हमारे पास एक येलो विन दे देते हैं, येलो पॉलिथीन, और उसके अलावा शार्प और ग्लास का अलग दे देते हैं। जिसमें शार्प अलग दे देंगे, ग्लास अलग दे देंगे, जिससे कि वो इंजूरियस भी नहीं होगा। बाकी सारा गार्बेज जो है, सारा जो डिस्पोजल है वो हमें येलो पॉलिथीन डबल पैकिंग में, और उसके बाद जब वो हमारा हाउस कीपर जो निकालेगा, सैनिटरी वर्कर जो निकालेगा, उसको अगेन एक फ्रेश रैप में डाल के और उसको अच्छे से पैक करके उस पर कोविड-19 का स्टिकर लगाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बिल्कुल, ये तो ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो इसमें कूड़ा भी जाएगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा, वो येलो कलर के 3 बार रैप होगा। और एक बात ध्यान रखना कि पेशेंट तो दूसरी तरफ से आएगा, जो कूड़ा जाएगा उसके लिए एक अलग एग्जिट होना चाहिए। जिससे अपने यहाँ जो हम लोगों ने बनाए थे ना
डिस्पोजल का अलग एग्जिट, डेड बॉडी का अलग एग्जिट, स्टाफ की डॉफिंग अलग और डॉनिंग अलग। अगर इतने एग्जिट हम लोग अलग अलग नहीं बनाते तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत अधिकतर बढ़ जाता है। उसके बाद एक चीज आती है कि जैसे जो भी हमारे स्टाफ एंट्रेंस करके आता है वो डॉनिंग में ही अंदर आएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेकिन जब वो बाहर जाता है रचना, तो उसमें क्या होता है कि डॉनिंग करके अंदर आया, 4 या 6 घंटे की ड्यूटी की, जब वो इस जगह से जाएगा तो हमेशा वो एक बाथरूम प्रॉपर डॉफिंग होगा, डॉफिंग अपने पूरे जो अपने सूट पहनता है पीपी सूट, उसको ढंग से डिस्पोज ऑफ करेगा। उसका वो मेन देखिए, जैसे जब हम लोग बाहर डॉनिंग करते हैं तो हमारा विजन होता है कि हम आउटर कवरिंग को ना टच करें, बिल्कुल है ना, आउटर कवरिंग को ही जो है अवॉइड करें। और जब हम डॉफिंग करते हैं तो हम इनर से ही करते हैं, क्योंकि आउटर पे तो सारा वायरस लोड होता है। बिल्कुल, तो इस तरह से उतारते हैं कि वो डॉफिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डॉनिंग। यस, हम दोनों ने एक साथ बोला है। इसका मतलब ये होता है कि डॉफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इसमें स्प्रेड होने के जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के ज्यादा होते हैं। जो अपने यहाँ और जगह कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, एग्जैक्टली अगर वहां से हम लोग डेटा कलेक्ट करें तो कहीं ना कहीं डॉफिंग में नई गड़बड़ी मिसिंग हुई होगी। उसके बाद स्टाफ ने अंदर से डिस्पोजल कुर्ता पजामा पहना है, वो बाथरूम में हेयर वॉश से लेके पूरा शावर बाथ लेता है, और एक फ्रेश एरिया होता है जिसे हम एग्जिट एरिया बोलते हैं, उससे वो ग्रीन चैनल में होके अपनी जगह पे जाता है, जहाँ पे सब एग्जॉस्ट लगे हैं, फ्रेश एयर एक्सचेंज होता है, क्योंकि जो सीडीसी की गाइडलाइन है उसमें एयर एक्सचेंज भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है मेडिकेशन की बात। तो रचना में ये बताओ कि जो भी पेशेंट, जैसे अभी कहा जा रहा है कोविड-19 की कोई दवाइयाँ नहीं है, तो क्या ये एक्चुअली अभी वैक्सीन पे भी हो रहा है और ये सारा ट्रीटमेंट हम लोग सिम्टोमेटिक कर रहे हैं। और एक और भी चीज है मैम कि हमारे जो भी पेशेंट आ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, उनको डेफिनेटली कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो वो हमें कोमॉर्बिडिटी रूल आउट करके उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। देखिए अपने यहाँ कितने लोगों की डायलिसिस हो गई, कितने सीकेडी के पेशेंट्स थे, कितने हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट हमें अकॉर्डिंगली करना। बिल्कुल, और जो उनकी दवाइयाँ चल रही है ना, कोई पेशेंट आता है कोविड, उसको दवाइयों को रोकना नहीं। अगर हार्ट पेशेंट है, डायलिसिस होने वाला है, कोई भी दवाइयाँ लेता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो वो अपनी दवाइयों को उसी तरह से लेगा। जितना भी ये केयर करेंगे, जो भी करेंगे, स्पेशली जब हमारा पेशेंट अगर स्टेबल नहीं है, उसको हमने एनआईवी लगा दिया, तो हमें एरोसॉल्स इन्फेक्शन के टाइम अपने आप को बहुत सेफ रखना, बचाना है बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेंजरस जोन होता है वो एरोसॉल। बिल्कुल, तो अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, अगर मैं पहले तो क्लोज सेक्शन का सिस्टम है, अगर बाय द वे नहीं है या कुछ सिस्टम कुछ मिसकम्युनिकेशन है, कुछ है, तो हमें सक्शनिंग के टाइम बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वही टाइम होता है जब इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। और सक्शन के लिए हमें पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट और पोस्ट ऑक्सीजनेट करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं। बिल्कुल, और पेशेंट को N95 तो हम लोग बिल्कुल हर समय पहना के रखते हैं until unless पेशेंट इज नॉट इंट्यूबेटेड। बहुत बढ़िया बात बताई कि जो भी पेशेंट आएगा, मैंने कहीं देखा कि कुछ पेशेंट बिल्कुल चलते वलते मतलब हम लोग की तरह लगेगा बाहर से फ्रेश, लेकिन क्या होता है ना कि उनको एंटरटेनमेंट की भी थोड़ी जरूरत है, जैसे टीवी है, या कभी हम उनको मोबाइल भी अलाउ कर सकते हैं अगर आईसीयू में नहीं है। बिल्कुल नहीं तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना जब तक वो नेगेटिव नहीं आए हम इसको रखना है, उसकी रिपोर्ट का वेट करना है, 14 दिन तक करना है। पेशेंट के रिलेटिव्स को उनको अलाउ करना नहीं है, तो पेशेंट को कुछ चीजें हमें अलाउ करना चाहिए। तो टीवी रूम में उनके लगना चाहिए, कहीं पर कुछ नहीं। अगर हम लोगों का जो क्वारंटीन रूम है या जहाँ पे पेशेंट स्टेबल रहते हैं, वहाँ पे हम उनके एंटरटेनमेंट की या कुछ उनको हम मैगजीन वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जो जिसका अगर कोई किसी को मतलब रिलीजियस बुक्स पढ़नी है तो वो रिलीजियस बुक्स प्रोवाइड करा देंगे, तो जिससे कि उसका टाइम भी पास हो रहा है और कोई ऐसा ना। बट हमें ध्यान रखना है, कोई भी चीज अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो पेशेंट के साथ नहीं, बिल्कुल ये नहीं चाहिए, चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी मान के चलते हैं यूनिट हमारा कोविड का है, तो वो कोविड को हम बाहर स्प्रेड नहीं करेंगे, स्प्रेड नहीं करेंगे। हाँ, और एक चीज और है कि जो इसमें प्रोटोकॉल नए बने, जो हमने वहाँ यहाँ का डेथ प्रोटोकॉल बनाया है, उसमें हम लोगों ने बनाया पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, मान लो हमारे सारे एफर्ट के बाद भी वेंटिलेटर में गया, हम उसको नहीं बचा पाए, तो उस समय हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी है, रचना बताइए। हाँ, उस समय तो हमें बहुत सावधानियां रखनी है। एक तो सबसे पहले जब उसकी डेथ हो जाएगी तो हमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है, रेजिडेंट तो होता ही होता है। फिर हमें डेड बॉडी की, क्योंकि हम नर्सेज ही ऐसे हैं जो कि मतलब फर्स्ट केयर भी हम करते हैं और लास्ट ऑफिस भी हम ही करते हैं, तो हमें उनका जो
लास्ट ऑफिस केयर या डेड बॉडी केयर है तो उनका हमें क्या करना है, तुरंत हमें दूसरे पेशेंट को इस समय नहीं जाना है। अगर किसी की डेथ हो गई, हमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर पैकिंग करनी है। उसकी प्रॉपर पैकिंग में हमारा क्या करना, जो 5% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होता है, सारे उसको ऑरिफिस में हमें कॉटन बॉल्स बना के उसको ऑरिफिस क्लोज कर देनी है। मतलब कान में, नाक में, मुंह में, जो ओपन ऑरिफिस है उसको तो उनको हमें कवर करना है। अगर पेशेंट को कोई लाइन पड़ी है, उसको बहुत आसान ध्यान से निकालते हुए उस चीज को हमें प्रेस करके रखना है, जिससे कि कोई ब्लड वगैरह लॉस ना हो। फिर पेशेंट को प्रॉपर हमें सैनिटाइज करना है बाई 5% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से। पूरा उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, बिल्कुल पेंट बना के उसको पूरा से कवर पूरा। हाँ, फिर उसके बाद एक अपने संस्थान में जिपर प्रोवाइड हुआ है। जिपर बहुत बढ़िया बनाया गया है, तो उसको फिर उसमें हम वो करेंगे। यहाँ पे हम कोई कपड़ा नहीं इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कपड़ा नहीं। यहाँ पे हम लोगों की जो डेथ पॉलिसी बनी हुई है उस पे नहीं करते हैं। उस पे बाद जो डिस्पोजेबल चादर होती है उसी में उसको रैप करके उस जिपर में रख देते हैं। देखिए मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि पेशेंट एक्सपायर हो गया, हमने उसका सैंपल भी ले लिया है, चलो उसको हमने कवर भी कर दिया, जिपर में डाल दिया, लेकिन पेशेंट की रिपोर्ट तक के लिए क्या? ये बताओ। हाँ, ये है कि हम उसको जिप करके, और उसका एक बात और ध्यान रखना है, जो जिपर है फेस साइड से उसको ट्रांसपेरेंट रखा है। ओके, हाँ, क्योंकि उसपे 2-3 वो हैं, एक तो रिलेटिव रिकॉग्नाइज कर लेगा, दूसरा अगर महामारी का समय ही चल रहा है, हमारे मॉर्चरी में कितनी जगह है, क्या है, एक साथ हो सकता है 4-5 हो जाए, हमारा के कहीं पर तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका फेस एटलीस्ट हम ऊपर से देख के उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फेस का जो जिपर पूरा कपड़े का बना है, कपड़े का नहीं, एक त्रिपाल टाइप का जो मटेरियल होता है जो मजबूत रहे, जिपर से करके, और फेस उसका जो है उस पे ट्रांसपेरेंट हो रहेगा, जिससे कि हम फेस देख के डेड बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकें। बिल्कुल। और उसके बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारे यहाँ पे रैपिड एक्शन टीम है, उसको तुरंत कॉल कर देते हैं, उधर डेथ सर्टिफिकेट। रैपिड एक्शन टीम में मैंने एक चीज देखा है कि उसमें डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर सारी स्पेशलिटी के इन्वॉल्व है, नर्सेस सारी इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग इन्वॉल्व है, अटेंडेंट में भी जो सीनियर्स है वो भी। तो ये जो रैपिड एक्शन टीम बनाई है, तो इससे क्या होता है, क्विक रिस्पांस मिलता है और चीजें जल्दी सॉल्व होती हैं। तो जो एम्बुलेंस वाला आएगा, तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो भी N95 पहनेगा, सर्जिकल गाउन पहनेगा, जो हमारा बॉडी को मतलब एम्बुलेंस जो ड्राइव करेगा और वहां तक लेके जाएगा मॉर्चरी तक। जो एम्बुलेंस का वर्कर आएगा, एम्बुलेंस जो ट्रांसपोर्ट का बंदा आएगा, वो भी N95 पहनेगा और सर्जिकल गाउन पहनेगा। हमारा जो हाउस कीपिंग स्टाफ जो उसको लेके जा रहा है वो पूरा फुल पीपी। ओके, वो पूरा डाउनिंग है, जो डेड बॉडी को लेके जा रहा है और मॉर्चरी तक छोड़ेगा। हाँ, वो पूरा फुल पीपी है। और उसके बाद जो डेड बॉडी है वो सबसे आउटर पार्ट में रखी जाएगी। ओके, ठीक है, वहीं पे एम्बुलेंस के आउटर पार्ट में रखी जाएगी। और मैंने सुना है कि जो उसको मॉर्चरी में रखते हैं ना, उसका भी एरिया अलग ही होता है। कोविड पेशेंट का एरिया अलग है, और वो सबसे आउटर पार्ट में। दूसरा कि जो एम्बुलेंस है उसके जो साइड के शीशे होते हैं वो खुले होंगे, क्योंकि जिससे कोई वायरस वहाँ पे ना हो। और ये डेफिनेट है कि एयर में बहुत देर तक वो नहीं रहती। और जैसे बॉडी को छोड़ के आएगा, प्रॉपर उस पे नाम होगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट, और गाड़ी को जो भी एम्बुलेंस ले जाएगी वो सैनिटाइज होगी। और वो हमारा जो पीपी पहना है बंदा, वो अपनी पीपी वो वहीं उतारने के बाद वापिस आके अगेन डॉनिंग करेगा। अगर ड्यूटी नहीं खत्म हो रही, नहीं तो डॉपिंग करके शावर लेके वो घर भी जा सकता है। अगर उसे वापिस करना है तो वापिस वो अगेन डॉनिंग करके तब पेशेंट अंदर आएगा। दूसरा, हमें उसके पेशेंट को, रिलेटिव को बाय फोन इन्फॉर्म करना है। फिर हमें लोकल बॉडी को भी हमें इन्फॉर्म करना है, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, अनटिल अनलेस जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर अगर पॉजिटिव आती है तो हमें उसके अलग से प्रोटोकॉल उसे बताने पड़ेंगे कि ये नहीं गाड़ना नहीं है, जलाना है, बहुत ज्यादा छूना नहीं है, टीका नहीं लगाना है, डेड बॉडी से टच नहीं करना है, हमें उसके रिलेटिव को बताना पड़ेगा। और अगर हमें रिलेटिव फाइंड आउट नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, फिर हमें पुलिस की इन्फॉर्मेशन लेकर के आगे उसको लीगल एक्शन में उसे डिस्पोज आउट करना होता है। तो थैंक यू रचना, बहुत ढंग से हम लोगों ने ये समझ लिया है, शायद मेरे दर्शकों ने भी, कि कैसे पेशेंट को हम हॉस्पिटल में रखते हैं। तो इसके बाद ये होता है कि जो भी हमारा स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है और जो भी हमारा सफाई वर्कर है, डॉक्टर्स है, सच बात तो ये कि दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स पेशेंट। तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं।
परवाह नहीं परवाह नहीं, मैं हूँ फकीर अब शाह नहीं। शायद हम सब अपने घर को छोड़कर अपने ईगो को कहीं पर रख के ही अपने यूनिट के अंदर जाते हैं। इसलिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी, मुझको दुनिया की चाह नहीं। सचमुच 21 दिन के लिए जब हम अपने आइसोलेशन में अलग क्वारंटाइन होते हैं, इसके लिए भी हमारे मन में कुछ कुछ फैमिली से अटैच है, तो चीजें मन में आती है। सशक्ता जन की आह नहीं, शायद ये पूरा एक नर्स के को ही देख के बनाया गया होगा कि जिसके अंदर इतना डेडिकेशन होता है वही एक नर्स बनती है। जैसे मैं सच बताऊं कि मैं महाराणा प्रताप की एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, वो युद्ध में जीते नहीं, पर तभी उनको देखकर उनका शत्रु भयभीत होता था। तो आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि हम जो एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं, चीजें हमें ढंग से पता नहीं है, पर तब भी हम मुस्कुराते हुए हार बिल्कुल अपने शरीर पे, अपने बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहते और एक टीम को उत्साहवर्धन करते हैं। कभी कोई कमजोर पड़ता है तो हम उसको समझाते हैं, कभी हम कमजोर पड़ते हैं तो हमें दूसरे लोग समझाते हैं। तो जैसे कहते ना, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तो इसको उस तरह युद्ध की तरह मत लीजिएगा। इसको कोरोना वॉरियर्स जो है उनके लिए मैं एक सैल्यूट में कहना चाहती हूँ, जिसमें महाराणा प्रताप की बात की। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तो महाराणा प्रताप का वंशज है, फैक जहां तक भाला जाए। मतलब कोई मेडिसिन नहीं बनी है, पर तब भी हम काम कर रहे हैं। तो आज इस पूरे टॉक के द्वारा, मेरे और रचना के द्वारा, पूरी पीजीआई के द्वारा हम सारे कोरोना वॉरियर्स को एक योद्धा मानते हैं और दिल से नमन करते हैं। पर मेरे मन में एक बात आती है रचना कि मैं जा रही थी कॉरिडोर में, तो जैसे लोगों को पता है कि हम लोग मैनेजर एज ए मैनेजिंग काम कर रहे हैं, तो किसी ने मुझसे बोला कि हम थोड़ा डिप्रेशन में, घर में किसी ने खाना नहीं खाया, कोविड में ड्यूटी लगी, या मैंने 2-4 लोगों के इतना चेयरफुल में उनको देखती थी, तो इसके लिए हम लोग साइकोलॉजिकल की क्लासेस भी करा रहे हैं। या मैंने किसी को कल फोन किया तो उसने कहा पता नहीं दुनिया का क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस कोरोना ने हम पे इतना कर दिया कि हम डिप्रेस हो गए हैं? प्लीज इस पे बताओ कुछ। अरे ये तो आपने मेरे मन की बात की। एक्चुअली क्या है, जब कोई भी नई चीज आती है ना, कोई भी नई चीज आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। सेम चीज है कोरोना के, बट हम तो इसमें ये कहेंगे कि महामारी है, अगर कोई चीज आई है तो वो जाएगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखेंगे तो हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लड़ना चाहिए उस चीज से। हमें पॉजिटिव चीजें लानी चाहिए अपने मन में। पहले जो हम लोग का स्टाफ था वो बहुत डर रहा था कि किसी के घर में खाना नहीं बन रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डर के आगे जीत है, हमें डरना नहीं चाहिए। आगे क्यों? जब एक बात बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि योद्धा है, हमको योद्धा कहा गया। जब सियाचिन में जो योद्धा -56 डिग्री पे काम करके हमारी इंडिया को बचा सकते हैं, तो हम नर्सेस क्यों नहीं बचा सकते? अरे वाह, बहुत सुंदर बात की, सही बात है ना। तो हमारे मन में मैंने रचना हमेशा एक चीज देखा है कि तुम लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हो, मेन उन बच्चों को जो अभी ड्यूटी में जाने वाले होते हैं। लेकिन अब हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। डर एक्चुअल किसको? डर है लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको, और स्पेशली जो हमारे सोशल मीडिया, इसने अपने जो हमारे चैनल्स हैं, इन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ऐसी अफवाहें, और ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कोई कहता है कि अल्कोहल से खत्म हो जाता है, कोई कहता है लंग काले हैं। इन सब अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। बिल्कुल हाँ, अगर अफवाहों पे हम ध्यान देंगे तो हम उसी में उलझते जाएंगे। जबकि मोर्टेलिटी रेट इसका बड़ा कम है रचना। आपको पता है एक्चुअल मोर्टेलिटी रेट जो है इसका लेस देन 2%। हे भगवान, इससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है इससे एक्सीडेंट से आप छोड़ो, सीकेडी देख लो, हार्ट अटैक देख लो, और हमारे ब्रेन हेमरेजेस देख लो, स्ट्रोक्स देख लो, कितने। और अभी जो लॉकडाउन है उससे तो एक्सीडेंट तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए, कोई नहीं गए। ठीक, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल चीज समझे। एक्चुअल अगर हम समझेंगे तो डरना नहीं। सबसे पहला काम तो घर में टीवी जो देखते हैं, वो अलग अलग जो चैनल हैं, वो बहस है, वो सब बिल्कुल बंद कर दो। हाँ बिल्कुल, हमारी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। तो एक बार पूरे दिन में 2 बार कि आप देख लो कि हम कहाँ पे हैं,
हमारा क्या है, बस ज्यादा नहीं। बाकी अरे अभी तो हम लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला है। हाँ, स्पेशली हमारे घर पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, है ना, जो बीमारी पहले जिनकी सीकेडी थे या हार्ट ट्रबल है या कुछ है, तो वो बहुत अपनी दवाइयां वगैरह टाइम से लें और सब लोग अपनी पुरानी चीजें याद करें। अभी हम लोगों को इस महामारी ने हमको पुराने उसमें लाके रख दिया है। पहले हम लोग बहुत भागा भागी में, टाइम नहीं है, ये है वो है, अभी सबके पास टाइम है। तो अपनी चीजें शेयर करो। अभी जैसे घर में हम लोग हैं, जाते हैं अपनी हेल्थ केयर वर्कर के अलावा नहीं, जो नॉर्मल रूटीन है घर में, अपने पुराने गाने सुनो, अपनी पेंटिंग्स बनाओ, अपने पॉजिटिव वे में बातें करो, पॉजिटिव वे में बातें करो। और घर में उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में बात करो जिसको लग रहा है कि हमें कुछ होने वाला है। उससे तो बहुत जरूरी बातें करना है। उसको नेगेटिव वाइब्स, अगर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वैसे भी नॉर्मली ये कहते हैं ना कि जो शरीर कमजोर होता है दुश्मन हमेशा वहीं पे अटैक करता है। इसीलिए वो कहते हैं हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या, मैंने एक चीज देखा कि ऑनलाइन काफी कोई ना कोई कोर्सेज चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं। नहीं तो अगर अपनी मतलब बिजी होने के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने को बिजी रखना है और खुश रखना है और बिजी रखना। और उससे भी बड़ी बात जो सबसे जरूरी जो हमें बात करनी है वो ये है, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल जो हमारे पेशेंट्स के, मतलब सब पेशेंट नहीं है, हमने आपको बताया इनका जो है, जो पेशेंट आते भी हैं उनको तो कॉन्शियस ही होते हैं। बिल्कुल हमें उनसे बीइंग हेल्थ वर्कर, बीइंग नर्स, हमें उनसे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। उनकी कोई बात अवॉइड नहीं करनी चाहिए। वो जितने भी वो क्वेश्चन पूछे, हमें उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन वे में जवाब देना चाहिए। अननेसेसरली उनको अगर हम ये कहेंगे अरे जाओ तुम्हें कोरोना हो गया है, अब नहीं, हम अपने आप को बचेंगे। कभी इस तरीके की नेगेटिव बात नहीं करनी। आप ठीक हो जाओगे, अरे कोई नहीं है, जैसे इनसे पॉजिटिव वे में बात करेंगे वो ऑटोमेटिक। दूसरा एक बहुत बड़ा अपने समाज में भ्रामक चीज पड़ी है, पता कि मैंने फोन किसको आइसोलेट होना है, किसको क्वारंटाइन होना है। अपने यहाँ भी देखिए जैसे टेक्नीशियन है कि अरे हम जाएंगे तो हम क्वारंटाइन हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं। ये जरूर बताओ। ये तो मैं अपने दर्शकों को या अपने लोगों को ये कहना चाहूंगी, जो हाई रिस्क प्रोसीजर में जैसे कि सैंपलिंग, जैसे कि सक्शनिंग, जहाँ पे उनका एरोसॉल इन्वॉल्वमेंट होता है, वो प्रोसीजर में अगर हम प्रॉपर कवरिंग के साथ नहीं हैं तो हमें क्वारंटाइन 100% होना ही होना। बिल्कुल हाँ। और हम जो लोग आईसीयू में ड्यूटी करते हैं उनको क्वारंटाइन होना है। और आइसोलेट किसको होना है, घर में अगर किसी को कोई सिम्टम्स है, मान लो किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करे। बस आइसोलेट वो करे जिसके सिम्टम्स हैं, और क्वारंटाइन जो हम लोग हेल्थ केयर उसमें करते हैं। हाँ। दूसरा कि हमें अपने सबसे क्या है, घर में कुछ नहीं, अपना अच्छे से बैठ के अंताक्षरी खेलो, रामायण को, घर में ऐसा कोई वो नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारी सोशल से है, बट हम लोगों को फैमिली एटिकेट्स बहुत देखने हैं। हाँ बिल्कुल। विकास क्योंकि क्या है ना, हम लोग सब यहाँ पे काम करते हैं, ठीक, जरूरी नहीं है कि सबकी जो है, हम लोग तो नहीं जाते हैं, क्वारंटाइन नहीं होते हैं, है ना, तो हमें अपनी वो चीज। लेकिन मैं तो ये करती हूँ रचना कि जब मैं अपने यूनिट से निकलती हूँ प्रॉपर हैंड वॉश कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने बैग को भी यहाँ से सैनिटाइज करती हूँ, साफ कर लूँ, जैसे भी, और घर जाके पूरा कपड़े सीधे बाथरूम में डाल के बस हेयर वॉश करके पूरा सर से नहा लेती हूँ। हाँ। क्योंकि छोटे बच्चों का और छोटे बच्चे और घर में पेरेंट्स होते हैं कि कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, तो उनसे जो है मुझे अपने आप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। एटलीस्ट जाके तुरंत नहीं उनसे मिलना। तो ये इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जो घर में है, हम लोग जितने भी लोग हैं, कि बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें। बिल्कुल हाँ, नेगेटिव मत रखें। और जो लोग रेगुलर मेडिकेशन, हाँ ये जरूर बताओ, रेगुलर उनको लेना ही है, उनको लेना ही है। डॉक्टर्स उनका सलाह ले लेंगे। हाँ। अपने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की या जो भी मेडिसिन उनकी चलती है, उनको बिना पूछे बंद नहीं करनी है। और अगर
मान लो कोई ऐसा है कि मान लो कोई पीजीआई में दिखा रहा है, वो जौनपुर में रह रहा है, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, वो अपना पेपर लेके जौनपुर के लोकल डॉक्टर से कर ले कि डॉक्टर साहब हमें ये लिखा है। कई ऐसे लिखा लेते ना कि 3 वीक्स 4 वीक्स, तो ही लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज उनको वो क्लियर कर देंगे। तो और अब तो अपने यहाँ भी EOPD शुरू हो गई है, है ना, तो उससे कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कंसल्टेशन उससे कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम अपनी एक्सरसाइज ना छोड़ें। टहलना, अगर हम टहल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं वॉक करने पा रहे, अपने घर में वॉक कर लें, अपने जो है थोड़ा डांस कर लें, डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, उससे हो जाएगा, हमारी कैलोरी बर्न होनी चाहिए। और खाना जो है बहुत संतुलित खाना किस तरह से खाएं बताओ जरा। लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैंने उनसे ये बोला कि जो आजकल तरबूज, खरबूज या सीजनल फल और खा लो, सीजनल बूस्टर जो लिक्विड डाइट ज्यादा लो, लिक्विड ज्यादा लो, फ्रेश खाना पियो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत लोग कोरोना के डर से क्या करते हैं, घर बंद रखते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसे आ जाएगा, ऐसे अरे फ्रेश एयर तो थोड़ी बहुत खोल के रखो, तो एटलीस्ट घर में 4 एक्सचेंज तो होने चाहिए। एयर एक्सचेंज की खिड़की दरवाजे खोल दो, उसकी थोड़ी देर के लिए खोल दो, फिर बंद कर लो, फिर खोल दो। और जो हाई टच पॉइंट्स हैं, अगर आप घर के अंदर सुरक्षित हैं, आराम से बैठे, तो कोरोना को ऐसा समझना है कि आपके घर के अंदर आ जाएगा। नहीं, वही तो, कोई कोरोना डाकू नहीं है, डाकू बच के रहना है, बच के रहना है। हमारा बस क्या है, हमें इसकी चेन को ब्रेक करना है, चेन को ब्रेक करना सबसे जो हमारा शायद प्रधानमंत्री ने जो भी लॉकडाउन करवाया था ना, ये वो इसीलिए चेन ब्रेक तो उसी का देखिए रिजल्ट ये है कि अगर हमारी जो हमारी डेंस पॉपुलेशन, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इतनी 137 करोड़ पॉपुलेशन है, उसके वजह से आज हम लोग 70,000 पे क्यों टिके हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है और हम लोगों ने उसका पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो अपने यहाँ पे ना, जैसे तो हम लोगों के इंडियन सिनेरियो में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एक्टिवली वो रह रहे, कल हमारा क्या करेगा, इस तरह की एक बहुत टेंडेंसी हमको नहीं हो सकता है, मेरे बाइक पे घूमेंगे। मैं तो ये संदेश देना चाहूंगी कि अभी सबसे ज्यादा अलर्ट ग्रीन जोन वालों को रहना है। रेड जोन में तो हमारा माइंड सेट है कि कोरोना आके हमें पकड़ लेगा, लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वालों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। एक्चुअल अब हम लोगों की एक नई लाइफस्टाइल होगी, उसके मुझे लगता है कि मुझे आगे तक ले जाना है। अगर देखिए लॉकडाउन नहीं बोलेंगे, नहीं को करेंगे अभी धीरे धीरे, तो हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। हो ही गई है, ऑलमोस्ट हो ही गई है, लेकिन कोई बात नहीं, देखो ना, लेकिन चीजें हो जाएंगी। जीवन के किसी इंसान के जीवन के मूल्यों से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें अब धीरे धीरे सब चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अब इन 2 महीनों में 3 महीनों में हम लोगों ने हमको अपने आप की अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो सिखा दिया है। और अगर हम इसको आगे तक कंटिन्यू करेंगे तो अभी तो ये आया है, हो सकता है कल को दूसरा वायरस आ जाए, तो हम उसके लिए अपने को तैयार भी कर लें। और दूसरा क्या है कि हमारा अब ये लाइफस्टाइल हो गया, अब ये लाइफस्टाइल हो गया है, हेल्दी और लाइफस्टाइल ऐसा है, तो हमें इसके साथ कि अब मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, हमें लोगों से ज्यादा डिस्टेंस बना के रखना है। इसीलिए अभी तक हम लोग कितना खुश हो गए कि वी इंडियन, नमस्ते इस तरह से। तो हमको स्पेशली ये ग्रीन जोन्स में जो अभी लॉकडाउन खुला है, उसके लिए भी हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे मतलब चीजों को ऐसा करो कि जो हमारे पे हावी ना होने पाए। तो रचना, बहुत आपने बता दिया कि घरों में कैसे रहेंगे, मैंने बताया हॉस्पिटल में कैसे रहेंगे। तो जैसे आपने बताया कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, खुश रहना, अपनी चीजों को शेयर करना, अपनी चीजों को, और मरीजों से बहुत अच्छे से बात करना, और मरीज जब घर जाए, एक तो ना देखो क्या होता है कि हम पीपी पहन लेते नजर नहीं आते, दूसरा पेशेंट हमारी ड्रेस को देख के थोड़ा डर जाता है। लेकिन हमारे नहीं, पर उसको बताना पड़ेगा कि जब उसे प्रेम की भाषा तो देखो सब समझते हैं, तब उसकी बातें सुनेंगे ना, और उसको बताएंगे नहीं तुम ठीक हो जाओगे, इतना तो उसको रियली हमारा कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब मरीज घर जाए, जब हम लोग 14 दिन पे डिस्चार्ज कर देते हैं या 10 दिन पे 2 रिपोर्ट हमारी नेगेटिव आई, तब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जब डिस्चार्ज कर देते हैं तो उसको जो डिस्चार्ज एडवाइस है वो बहुत ध्यान से करनी है,
क्या, जैसे कि जाना है तो वैसे हाथ धोना है, बिल्कुल, हाँ। अपने आप को अलग रखना है, क्योंकि आप इस समय कमजोर हो, लोगों से नहीं मिलना है, अपनी पॉजिटिव चीजों में मन लगाना है, अपनी पेंटिंग करना है, अपनी जो पुरानी हॉबी है वो सब करना, गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, खाना नहीं शेयर करना है किसी के साथ। बिल्कुल डेफिनेटली है कि घर गए तो बच्चे फैमिली सब है, लेकिन ये हमें एक हफ्ते तक मेंटेन रखना है। और अगर फिर से कोई सिम्टम्स आता है तो हमें वापस हेल्थ केयर सेंटर जाना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बहुत। तो ये कि रचना तुमने आज बहुत चीजें ऐड की है, बहुत अच्छी चीजें हैं। वैसे भी बस जो हमारे घर में, मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जो भी दूध के पैकेट्स या सामान आ रहे हैं तो हमें ध्यान देना कि दूध के पैकेट ढंग से वॉश कर लीजिए, सब्जियां तो नमक के पानी में या खोलते पानी में डाल दीजिए। एकदम से कोई चीजों को लाने की हड़बड़ी मत करिए। कुछ लोगों ने तो मैंने देखा था कि अपने घरों में इतना सामान भर लिया था जबकि किराना कहीं से बंद नहीं हुआ था, दवाइयाँ कहीं से बंद नहीं हुई थी। तो मतलब हम इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हमें पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल। जैसे आज हम लोगों ने बोला है तो हम लोगों का दोनों का आशय यही था कि चीजों को और सुंदर और सरल करके आप सबको बताना। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहीं पर भी होंगी तो पूरे देश में जो ये वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक का इसने रूप ले लिया है, पर सचमुच नर्सेस ने आज साबित कर दिया कि वो रियल हीरो है और कहीं से डगमगा नहीं रही है। देखिए दोस्तों, जैसे हम कल थे वैसे ही हम आज भी हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने हमें हीरो बना दिया? एड्स आया, हेपेटाइटिस आई, कुछ भी आया, हम ही सामने खड़े थे। हम वो हैं जो छोटे बच्चे की आंखों को खोलते हैं और जब कोई बूढ़ा व्यक्ति अस्पताल में वेंटिलेटर में मर जाता है उसकी आंखों को बंद करते हैं। हमारी पेशेंट के साथ जो ट्यूनिंग होती है या जो हमारे टच होता है, इमोशनल टच हमेशा बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम सब आपके लिए हमेशा खड़े करने के लिए, और ईश्वर ने आज तो हमें मौका दिया है कुछ करने के लिए, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से हम उसके लिए कर रहे हैं। और रचना ने तो आज इस जो टॉपिक था उसको बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सुंदर बना दिया है। और रचना मुझसे कहती भी है कि दीदी अगर अंदर भी जाना का मौका मिलेगा पेशेंट केयर करने के लिए तो रचना भी जाएगी और मैं भी जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों, मैं सोचती हूँ कि हमारी बहनों का हौसला है। बस जाते जाते मैं आपको, सारे नर्सिंग स्टाफ को, सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि डरिए मत। और आप सबको मेरा और रचना का ढेर सारा प्यार, एक बड़ा सा सैल्यूट, दिल से नमन। जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं। ये जो मैं बोल रही हूँ आज मेरी रचना की नहीं, सारी नर्सेस की आवाजें। जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहूँ रुक जाओ, अभी और उजाला कर रहा हूँ मैं। थैंक यू दोस्तों, आप सबका, पूरे टेलीमेडिसिन विभाग का और पीजीआई का मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज उन्होंने हमें मौका दिया। थैंक यू, बाय।